हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को हमने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दूसरे वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उसको शामिल किया है। तो दूसरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आगे हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें तो देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है ये एक तरह से संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब किस कारण से कहा जाता है उसके बारे में बात करें कि जिस तरह से निबंध लेखन में हम लोग प्रस्तावना में विभिन्न पहलू शामिल करते हैं निबंध के बारे में, उसी तरह संविधान की प्रस्तावना में संविधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो इसमें संविधान के बारे में क्या क्या शामिल किया गया है। एक तो कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान किसके लिए है, संविधान में सरकार का स्वरूप क्या है, मतलब किस तरह की सरकार है भारत में। इसके अलावा संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान के लागू होने की तिथि जैसे विभिन्न एस्पेक्ट्स इसमें शामिल किए गए। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो है जो संविधान की प्रस्तावना है उसके दो स्वरूप है। एक तो जो मूल स्वरूप, मतलब जो पहले जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त प्रस्तावना कैसी थी, और एक वर्तमान स्वरूप, मतलब वर्तमान में प्रस्तावना में क्या क्या चीजें शामिल है वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि वर्तमान में प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, वर्तमान में प्रस्तावना का ये स्वरूप है। इसमें सबसे पहले बात करें तो देखिए, पूरी प्रस्तावना आपके दी हुई है इमेज में। अब इसमें जैसे कभी भी कोई टीचर पढ़ाते तो वो हमेशा बोलते कि प्रस्तावना क्या, प्रत्येक वर्ड, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने को इस तरह से रटना नहीं है। हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स में इसको डिवाइड किया है, स्लाइड से आपको आसानी से याद होगा। उसके विभिन्न बिंदु अपन बात करेंगे। तो देखिए, इसके प्रस्तावना के दो स्वरूप है। एक तो ये वर्तमान स्वरूप है, और इससे पहले जो था वो था आपके हैंडरिटन में, जैसे ये मूल स्वरूप था, ये मूल प्रस्तावना थी। अब इसमें कौन कौन से जो है विभिन्न वर्ड, कौन कौन से वर्ड्स इसमें शामिल किए गए, नए जोड़े गए, उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में बात करें। जिस तरह से मैंने बताया कि इसको पूरी तरह से रटना नहीं है, इसको हमने कुछ स्लाइड्स में बांट के ताकि आपको आसानी से याद हो उस तरह से हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका स्रोत क्या है। जो प्रस्तावना का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, इससे प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है वो अपन बात करेंगे। तो संविधान का स्रोत क्या है, यह है जनता। जिस तरह से अपन ने बात की, अभी देखिए आपको मैं फिर से बताऊं कि जैसे दोनों में है, उन दोनों में देखिए हम भारत के लोग, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं दोनों स्लाइड्स में कि हम भारत के लोग, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए संविधान का स्रोत क्या है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो संविधान का स्रोत है जनता। मतलब जो हम भारत के लोग, ये जो टर्म यूज की गई है, इसका मतलब है कि संविधान का स्रोत क्या है, यह है जनता, भारत के लोग इसकी संविधान का स्रोत है। मतलब ये किसके लिए संविधान है, भारत के लोगों के लिए संविधान है। अगर अपन बात करें कि हम भारत के लोग जैसे टर्म, ये जो शब्दावली है ये कहां से ली गई है, तो हम भारत के लोग, ये शब्दावली ली गई है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हम भारत के लोग जैसी शब्दावली कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का प्रयोग किस देश से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपन बात करें, देखिए जो अपने प्रस्तावना का जो स्वरूप है, प्रस्तावना का जो ड्राफ्ट है वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषाएं हैं, इसकी जो शब्दावली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना किससे प्रेरित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा अपन बात करें तो हम भारत के लोग, ये जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत है जनता, और वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, हम भारत के लोग से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है। जो प्रस्तावना शुरू कहां से होती है, वो यहीं से होती है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत है। संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जो संविधान के उद्देश्य। देखिए, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, क्या क्या चीज है कि एक तो संविधान का स्रोत क्या है, प्रस्तावना से ये स्पष्ट होता है। संविधान के उद्देश्य क्या है, ये प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। सरकार का स्वरूप क्या है, मतलब सरकार किस तरह से रहेगी, वो प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। इसके अलावा संविधान के लागू होने की तिथि भी प्रस्तावना में
लिखी हुई है। तो अपन बात करें, पहली अपन ने बात की संविधान के स्रोत के बारे में, अब अपन बात करेंगे संविधान के उद्देश्य के बारे में। तो संविधान के उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रस्तावना में जो है उद्देश्य के बारे में भी पूरा डिस्कशन है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि उद्देश्य क्या क्या है, अपन जो ये सारी चीजें प्रस्तावना में मेंशन है। तो यहाँ पे अपन बात करें न्याय के बारे में, संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि संविधान के उद्देश्य क्या क्या है वो प्रस्तावना में उल्लेख है, और प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य है वो अपन बात कर रहे हैं न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी की जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में आजकल बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे किस तरह से कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान में कहां कहां पर है। तो एक तो प्रस्तावना में उल्लेख है, इसी तरह से जो है आपके न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है। अब नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अपन बात करें स्वतंत्रता के बारे में, संविधान के उद्देश्यों का इसमें प्रस्तावना में उल्लेख है। एक तो न्याय के बारे में अपन ने बात की कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है। आगे अपन ने बात की संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। आगे अपन बात करें कि देखिए जो स्वतंत्रता है एक तो प्रस्तावना में उल्लेख है, इसके अलावा इनका उल्लेख कहां पर है? तो इसके अलावा इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में भी इनका उल्लेख है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब का आपके मूल अधिकार में उल्लेख है। तो जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वह एक तो संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों में भी इसका उल्लेख है। अपन बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में है। विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 30 तक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है उनका उल्लेख एक तो प्रस्तावना में है और एक है मूल अधिकार में। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जबकि न्याय 3 प्रकार के है। आगे अपन बात करें समानता, तो प्रस्तावना में देखिए समानता का उल्लेख है। अब अपन बात करें कि भाई कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो जो समानता है ये आपके देखिए, एक तो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, ये चीज ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है आपके समानता का उल्लेख कहां पर है प्रस्तावना के अलावा? तो अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख भी मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 16 में है इसका। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख कहां पर है? प्रस्तावना में है और मूल अधिकार में। मूल अधिकार कौन सा अनुच्छेद रहेगा आपके? मूल अधिकार में अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है, जिसमें सभी लोगों को जो नौकरियां करने का अधिकार है। इस तरह से जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार मूल अधिकार में भी है और प्रस्तावना में भी है। आगे अपन बात करेंगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करना व बंधुता बढ़ाना। तो ये भी संविधान का उद्देश्य है और इसका भी उल्लेख आपके प्रस्तावना में है। तो देखिए जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना और बंधुता बढ़ाना, इसका जो उल्लेख है वो प्रस्तावना के अलावा आपके मूल कर्तव्य में भी है। ये चीज ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि बंधुत्व से संबंधित जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना और बंधुता बढ़ाना, इसका उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां पर है? तो मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये संविधान के उद्देश्य है और इनका उल्लेख आपके प्रस्तावना में तो सभी का उद्देश्य, इनमें सभी का उल्लेख है। इसके अलावा संविधान के विभिन्न भागों में भी इसका उल्लेख है। तो मतलब कहा क्या जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का एक तरह से सार है, एक तरह से समरी है। तो इसमें जैसे अपन ने बात की, देखिए 2 पॉइंट्स अभी तक अपन ने डिस्कस किए हैं। एक तो आपके संविधान का स्रोत क्या है, जनता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, ये प्रस्तावना में मेंशन है। और इसके अलावा संविधान के उद्देश्य क्या है वो भी आपके प्रस्तावना से स्पष्ट होते हैं। आगे अपन बात करेंगे सरकार का स्वरूप क्या है, सरकार किस तरह से होती है भारत में, उसका उल्लेख भी संविधान में भी, संविधान के विभिन्न भागों में भी है, जबकि प्रस्तावना में पूरी तरह से उल्लेख है। अब देखिए प्रस्तावना में जो है सरकार का स्वरूप का उल्लेख है। अब सरकार किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या सरकार का स्वरूप है
उसके बारे में अपन बात करें तो पहला टर्म है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें कि जैसे प्रस्तावना शुरुआत होती है तो वहां पे आता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम भारत के लोग अपन ने डिस्कस किया संविधान का स्रोत के बारे में। अब अपन प्रस्तावना के जो पॉइंट्स अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे सरकार का स्वरूप, मतलब सरकार कैसी होती है वो प्रस्तावना में उल्लेख है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या है कि ये संप्रभु, संप्रभु मतलब स्वयं प्रभु। एक तरह से याद करने का आपको तरीका बताऊं, स्वयं प्रभु मतलब अपने निर्णय खुद लेने वाला व्यक्ति, मतलब उसी तरह से अपने निर्णय खुद लेने वाला देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु देश होता है। तो यहाँ पे जो देश या सरकार का स्वरूप क्या रहेगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, तो भारत ने अमेरिका को जो जवाब दिया है कि भाई हम अपने जो है डिसीजंस वो किसी तीसरे देश के कारण नहीं लेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेंगे। तो ये एक संप्रभु देश की निशानी है कि वो किसी देश के दबाव में न आकर अपने निर्णय स्वयं लेता है, तो वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये सरकार का स्वरूप है, मतलब सरकार किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह की होती है भारत में, उसका स्वरूप है। अब देखिए बात करेंगे समाजवादी। समाजवादी क्या होता है, देखिए ये है कि जैसे गरीब और जो देश के संसाधनों पर गरीब और वंचित वर्गों का भी समान अधिकार है, मतलब जो है संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार गरीब और वंचित को ध्यान में रखकर जो है संसाधनों का आवंटन करती है। मतलब एक तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी होती है। भारत अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो ना तो समाजवादी है ना पूंजीवादी है, ये एक मध्य मार्गी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे अपन बात करें कि आर्थिक संसाधनों पर वंचित वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और पूंजीवादी लोगों का भी इसमें अधिकार है, पूंजीवादी लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मध्यम मार्गी है। यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवादी का टर्म शामिल है, समाजवादी के बारे में अपन ने बात की। इसके अलावा प्रस्तावना में शामिल है सरकार का स्वरूप क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, देखिए एक तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों टर्म्स अलग है, हालांकि ज्यादातर कई बार इनको एक ही टर्म माना जाता है लेकिन ये अलग अलग है। पंथ निरपेक्ष क्या है कि राज्य, मतलब जो इंडियन पॉलिटी में देश जो एक तरह से एक भूभाग को माना जाता है राज्य, तो यहाँ पे कि राज्य का कोई पंथ नहीं है, मतलब देश का कोई पंथ नहीं है और देश सभी पंथों का सम्मान करता है, देश किसी भी पंथ के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये एक पंथ निरपेक्ष देश होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों टर्म है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अब ये दोनों जो टर्म है ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया 1976 में, ये चीज ध्यान रखना है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो दोनों सरकार का स्वरूप का पार्ट है, ये दोनों आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसके अलावा जो एक और टर्म जोड़ा गया वो था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, तो ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द जो है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और कब जोड़े गए, ये 1976 में जोड़े गए। तो यहाँ पे 3 शब्द नए जोड़े गए संविधान में अब तक। आगे अपन बात करें सरकार के स्वरूप की वापस, तो उसमें अपन बात करेंगे लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, देखिए लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब जो सरकार का स्वरूप क्या रहेगा, लोकतांत्रिक स्वरूप रहेगा। मतलब क्या है कि जो सरकार के प्रतिनिधि है यह जनता द्वारा चुने जाएंगे। लोकतंत्र का जैसे मतलब अपन बात करें तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा एक स्थापित किया गया शासन लोकतंत्र होता है, मतलब लोगों के प्रतिनिधि इसमें चुने जाते हैं। तो सरकार का स्वरूप होगा लोकतंत्रात्मक। आगे अपन बात करें गणराज्य के बारे में, तो देखिए गणराज्य का मतलब है कि भाई एक ऐसा देश जिसका जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद पर एक आम आदमी भी जा सकता है। जैसे अपन ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपके राजशाही है, सर्वोच्च पद पर राजा है। जबकि भारत में अगर अपन बात करें तो सर्वोच्च पद पर भारत का आम नागरिक भी पहुंच सकता है। भारत का जैसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर आम नागरिक भी जा सकता है, तो वह होता है गणराज्य। तो सरकार का स्वरूप क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये देखिए अपन ने बात की कि जो प्रस्तावना के विभिन्न टर्म्स है, सरकार का स्वरूप अपन ने बात की। आगे अपन बात करेंगे संविधान के लागू होने की तिथि। तो जो प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख क्या है उसके अपन बात करें तो प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है 26 नवंबर 1949। तो ये प्रस्तावना में इस डेट का उल्लेख है।
आप सबको पता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। हालांकि प्रस्तावना में जो तिथि है वह 26 नवंबर 1949 को है। इस दिन भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसको एक हिस्टोरिक डे बनाने के लिए कि भाई एक ऐसा दिन जो सभी के लिए एक मेमोरेबल रहे। तो देखिए आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बताऊं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो यहाँ पे इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। और यहाँ पर प्रस्तावना में भी ये जो प्रस्ताव संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, यह है आपके 26 नवंबर 1949। अब अपने को एक चीज ध्यान रखना है, इसके अलावा प्रस्तावना में क्या क्या चीजें मेंशन है, तो इसमें 3 शब्द मेंशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो तीन जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है, इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना। तो ये क्या है कि भाई संविधान को हम इस तिथि को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना में 3 शब्द है, इसका मतलब बताऊं। अंगीकृत करना मतलब इसको स्वीकार करना, ठीक है, जो एक्सेप्ट करना, इसको अंगीकृत करना, इसका मतलब है स्वीकार करना। इसके अलावा अधिनियमित करना, अधिनियमित करना का मतलब है कि इसको लागू करना, इनेक्ट, इंग्लिश में बोलता है इनेक्टमेंट, तो लागू करना इसका मतलब है। इसके अलावा जो है आत्मार्पित करना, मतलब इसका मतलब क्या है, आत्मार्पित करना से संबंध ये आपके रहेगा, आत्मार्पित करना कि स्वयं को सौंपना, ओवर सेल्फ, स्वयं को सौंपना। तो ये 3 जो शब्द है ये थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अंगीकृत करना का मतलब है इस संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित करना, इनेक्ट मतलब लागू करना, और आत्मार्पित करना मतलब स्वयं को सौंपना। तो देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको अपन ने कंप्लीट डिस्कशन किया। इसके अलावा इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज कि क्या प्रस्तावना में संशोधन, यहाँ पे जो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो कितनी बार हुआ है उसके बारे में अपन ने बात की। अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि भाई संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। तो पहली चीज तो संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ संशोधन किया जा सकता है। अब बात करें कि कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक 1 बार किया गया है। अपन ने बात की थी एक बार कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और कब किया गया, ये आपके किया गया 1976 में, ठीक है। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उस दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए, तो अपन बात करें तो इस संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, वो अपन ने अभी बात की, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए इसमें, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा हाँ। अब अभी तक कितनी बार किया गया है, तो अभी तक इसमें प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया। कब किया गया, 1976 में किया गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और इसमें कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अब अपन बात करें, देखिए संशोधन के बारे में बात करें तो इसमें प्रमुख वाद है कि भाई वाद मतलब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए गए उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए 1960 में आपके अपन बात करें कि 1960 की अपन बात करें तो 1960 में बेरूबारी वाद, एक 1960 में बेरूबारी वाद प्रसिद्ध है। तो 1960 में बेरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह संविधान का भाग भी नहीं है और ये केवल एक मार्गदर्शक है, मतलब एक तरह से संविधान का मार्गदर्शक है, संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके 1973 में एक वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती वाद आपको याद रखना है ये चीज, और ये कब हुआ था, 1973 में। तो यहाँ पे देखिए 1973 के जो केशवानंद भारती वाद है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग पहली बार माना गया और इसके तहत कहा गया कि प्रस्तावना के महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो 1960 का बेरूबारी वाद
बेरुबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। और पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग किस वर्ष माना? 1973 में। और किस वाद के तहत माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है और ये एक भारत की जो संविधान की आधारभूत संरचना, मूल संरचना का एक भाग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना? 1973 में केशवानंद भारती वाद में इसको पहली बार माना था। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे कि भाई इसमें जो प्रसिद्ध कथन है, प्रमुख कथन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में, वो किस किस ने क्या कहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो कथन है, उद्देश्य का हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? ये आपके कथन कहा था कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यह कथन कहा था। ठीक है, ये आपके संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य भी थे। अब देखिए, उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये आपके कहा था के.एम. मुंशी ने। ये भी आपके जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, के.एम. मुंशी ने कहा था कि उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री, ये भी आपके के.एम. मुंशी ने कहा। ये दोनों कथन के.एम. मुंशी के। इस तरह के क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें कि संविधान शरीर है, ये कथन किसका है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये कथन जो है ये आपके प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ है सुभाष कश्यप। तो सुभाष कश्यप ने यह कथन कहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये कथन किसका है प्रस्तावना के बारे में। तो ये सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये सुभाष कश्यप ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज ये कहा है आपके बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, अम्बेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनके ये प्रस्तावना के बारे में कथन है और प्रस्तावना के बारे में सुभाष कश्यप ने ये कथन कहा है कि भाई संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये आपके प्रस्तावना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स हमने शामिल डिस्कशन किए। इसके अलावा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।